Hello everyone, welcome to Arise Learning. My name is Girijesh and today we are going to study diversity in the living world. If you want to keep the continuity in the chapter, you can see my previous videos. अगर आप चैप्टर में कंटिन्यूटी रखना चाहते हैं देन आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं. Okay, shall we start? Okay, diversity in the living world. Today we are going to study diversity in the living world. If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, your pets, or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. If you look around, अगर हम अपने आसपास देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक लार्ज वैरायटी को देखते हैं हम, चाहे वो आपके पॉटेड प्लांट्स हों, आपके गार्डन में पॉटेड प्लांट्स हों, ट्रीज़ हों, इंसेक्ट्स हों, बर्ड्स हों, आपके पेट्स हों या अदर एनिमल्स हों, वाइल्ड एनिमल्स हों, स्ट्रीट डॉग्स हों, व्हाटएवर. हम अगर अपने आसपास कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म देखते हैं लिविंग, वेदर इट इज़ प्लांट और एनिमल, दैट इज़ इंक्लूडेड इन द वैरायटी. वो आपकी एक ऑर्गेनिज्म की वैरायटी होती है. ओके, वी सी large variety of living organisms around us. Okay, there are also several organisms which cannot see with your naked. हम अपने आसपास वो ऑर्गेनिज्म देखते हैं जो हमें दिखते हैं, बट वो ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट करते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपनी नेक्ड आँखों से नहीं देख सकते हैं, हमारी आँखों से विजिबल नहीं होते हैं. दो लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया. ओके, बट दे आर ऑल अराउंड यू. मगर वो भी हमारे आसपास हैं. वो ऑर्गेनिज्म तो हैं जो हमें दिखते हैं, उनकी वैरायटीज़ दिखती हैं, बट वो भी हैं जो हमें नहीं दिखते हैं. फॉर एग्जांपल virus, microorganisms and bacteria. Okay, if you were to increase the area that you make observation in, the range and the variety of organisms that you see would increase. Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and the kinds of living species in each. Kinds of living organism in it. If you were to increase the area means, अगर now you take example, आप एक पार्क को विजिट कीजिए और एक डेंस फॉरेस्ट को विजिट कीजिए. ओके, आप देखेंगे कि जितनी एरिया कम होगी उसमें स्पीसीज़ की वैरायटी कम होगी, और जितनी एरिया ज़्यादा होगी उसमें स्पीसीज़ की वैरायटी ज़्यादा होगी. अगर आप अपने पार्क को विजिट करते हैं एंड यू टेक एग्जांपल ऑफ द फ्यू प्लांट्स, आप कुछ प्लांट्स के एग्जांपल्स लीजिए. हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, ट्रीज़ हैं. अगर आप अपने नियर बाई किसी पार्क में विजिट कर रहे हैं, ठीक है, एंड यू नोट डाउन द स्पीसीज़, यू विल फाइंड अ लेस वैरायटी. आपको कम वैराइटीज़ मिलेंगी. बट इफ़ यू विल ट्राई टू विजिट अ लार्ज पार्क, अगर आप जितने पार्क में आपने पहले विजिट किया, आप उसकी एरिया बढ़ा दीजिए, आप उससे बड़े पार्क में विजिट कीजिए, तो आप देखेंगे कि जो ट्रीज़ की वैराइटीज़ हैं वो आप देखोगे तो वैराइटीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी. फिर आप अगर उसके बाद भी अगर आपको और वैराइटीज़ चाहिए, देन यू हैव टू गो टू डेंस फॉरेस्ट. आपको डेंस फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा फॉर मोर वैराइटीज़. तो कहने का ये मतलब है कि जैसे जैसे आप एरिया को इंक्रीज़ करते हैं तो ऑर्गेनिज्म की वैरायटी इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, और हमें ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलते हैं और उनके डिफरेंट
काइंड्स मिलते हैं, उनकी अलग अलग प्रजातियां मिलती हैं। ओके, आप एक पार्क को विजिट कीजिए, एक डेंस फॉरेस्ट को विजिट कीजिए, यू विल क्लियरली सी द विजिबल रिजल्ट्स। ओके, आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे, द काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द वेराइटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, अब नाउ कम to the point. Each different kind of plant, animal and or organism that you see represent a species. कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो आप देख रहे हैं in that dense forest, on your park, around you, अपने आसपास कोई भी ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, कोई भी वैरायटी देख रहे हैं, वेदर इट इज़ प्लांट, एनिमल की कोई वैरायटी देख रहे हैं, किसी इंसेक्ट की कोई वैरायटी देख रहे हैं, आप कुछ भी देख रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ को। इट मीन्स अगर आपने मैंगो का ट्री देखा, इट मीन्स वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ है। ठीक है, वो मैंगो ट्री एक स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने रोज़ का प्लांट देखा, वो पर्टिकुलर एक स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, आपने स्पाइडर देखी, वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्पीसीज़ को तो वो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आप नहीं देख रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया विच यू सी अंडर द माइक्रोस्कोप। ओके, वो भी एक स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो कोई भी चीज़ जो आप अपने आसपास देख रहे हैं, जो दिख रही है, एंड द ऑर्गेनिज्म जो नहीं भी दिख रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्पीसीज। तो हर एक वेराइटी, हर एक काइंड, हर एक ऑर्गेनिज्म एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेदर दे आर प्लांट्स, नेक्ड एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, लेट अस मूव फर्दर. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. This refers to biodiversity or the number and the types of organisms present on the earth. We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. Okay, very इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, नंबर ऑफ स्पीसीज, जो जितनी स्पीसीज अभी तक नोन हैं और डिस्क्राइब्ड हो चुकी हैं, उनकी रेंज क्या है? 1.7 to 1.8 मिलियन अप्रॉक्स. ओके, इतनी स्पीसीज नोन हैं और डिस्क्राइब हो चुकी हैं, पर बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं अभी जो अननोन हैं. ठीक है, और वेरीफाइड नहीं हुई, डिस्क्राइब नहीं हुई हैं. अब ये जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं जो नोन हैं 1.7 to 1.8 मिलियन, ये रिफ़र करती है आपकी बायोडाइवर्सिटी. ये क्या है? आपकी बायोडाइवर्सिटी. और यू कैन से और द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ. इस अर्थ पे जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म के टाइप्स हैं और नंबर हैं, ओके, दिस वन, ये आपकी क्या है? बायोडाइवर्सिटी. आपकी क्या रिफ़र करती है? बायोडाइवर्सिटी. Okay, number of plants and animals on the earth, types of organism, kinds of organism, variety of organism, all these refers to our biodiversity. We should remember here that as we explore new areas, even old ones, new organisms are continuously being identified. हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे हम न्यू एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे, पुरानी एंड इवन ओल्ड वंस, आप न्यू एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे तो ऑब्वियसली नई वेराइटीज़ निकल के आएंगी, नो डाउट. ठीक है, बट ऐसा भी है कि अभी जो हमने ओल्ड वंस, मतलब पुरानी एरियाज़ को जो एक्सप्लोर कर चुके हैं, जो पुरानी वेराइटीज आइडेंटिफाई कर चुके हैं, अगर हम उन एरियाज़ से पुरानी मीन्स वेराइटीज़ आइडेंटिफाई कर चुके हैं, अगर उन्हीं एरियाज़ को हम फिर से एक्सप्लोर करें और चेक करें, अब हमें तब भी उसमें से बहुत सारी वैरायटीज़ मिलेंगी जो कि रह गई हैं. ठीक है, जो कि रह गई हैं. और देखिए, स्पेशिएशन होता ही रहता है, स्पीसीज़ कंटिन्यूसली डिवाइड होती ही रहती हैं, तो न्यू स्पीसीज़ भी बनती हैं. तो हमें, अगर हम पुरानी एरियाज़ को भी एक्सप्लोर करेंगे तो भी हमें न्यू स्पीसीज़ मिलेंगी. ठीक है, न्यू एक्सप्लोर करेंगे तो वैरायटीज़ मिलेंगी, नो डाउट. बट अगर आप पुराने जो एक्सप्लोर हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है, उसमें भी अगर आप एक्सप्लोरिंग करेंगे न्यू ओल्ड वंस को, तो भी आपको उसमें वैराइटीज़ मिलेंगी. ओके,
न्यू ऑर्गेनिज आर कंटिन्यूसली आइडेंटिफाइड. कंटिन्यूसली ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई होते रहेंगे वेदर यू एक्सप्लोर न्यू एरियाज और यू एक्सप्लोर old ones. Old one means from these old ones 1.7 to 1.8 million came out. Okay, अगर हम उनको फिर से एक्सप्लोर करें विल फाइंड मोर एंड मोर वेराइटीज. ओके, so the overall summary of this paragraph is that the overall summary of the paragraph is, इस पैराग्राफ की समरी है. जो चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि what is बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी क्या है आपको ये, द आउटकम ऑफ द पैराग्राफ इज द समरी ऑफ पैराग्राफ. इफ वी कम द मेन पॉइंट्स आर, बायोडाइवर्सिटी क्या है आपकी, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ. हमारी अर्थ पे जो ऑर्गेनिज्म की वेराइटीज़ है, टाइप्स है, दैट इज़ अवर बायोडाइवर्सिटी. और कितने ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, कितनी स्पीसीज आइडेंटिफाइड हो चुकी हैं, 1.7 to 1.8 million. दिस यू नीड टू कीप इन योर माइंड. ओके, and one more important one, that is different kind of plant, animal और organism represent a species. कोई भी प्लांट, ठीक है, कोई भी एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसकी प्रजाति या काइंड, वो एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है. ओके, और अगर आप न्यू एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे, पुरानी एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, यू विल फाइंड मोर एंड मोर ऑर्गेनिज्म. क्योंकि पुरानी एरियाज़ में स्पेशिएशन होता रहता है. जो लेफ़्ट ओवर स्पीसीज़ होते हैं, जो रह गए होते हैं, वो भी आइडेंटिफाई होते हैं. ओके, तो मेन पॉइंट्स, बायोडाइवर्सिटी, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, 1.7 to 1.8 million species being identified, different kind represent a species. If you explore old one areas, leftover will be identified and speciation होता रहता है, स्पीसीज बनती रहती हैं, तो न्यू स्पीसीज जो और बनी होंगी पुरानी एरियाज में वो भी हमें मिल जाएंगी. ओके, लेट अस मूव फर्दर. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names. These local names would vary from place to place, even within a country. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find the ways and the means to talk to each other to refer to the organisms we are talking about. Okay. There are millions of plants and animals in the world. Okay. बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हमारी दुनिया में हैं, ठीक है, और हर एक एनिमल और प्लांट का अपनी एरिया में अपना एक लोकल नेम है. उसे एक लोकल नेम से बुलाते हैं लोग, ठीक है. सपोज 2 स्टेट के पर्सन्स खड़े हैं और दे आर टॉकिंग अबाउट अ डॉग. अगर वो डॉग के बारे में बात करें तो उनकी स्टेट में डॉग को कुछ और बुलाते हैं, उनकी स्टेट में डॉग को कुछ और बुलाते हैं, उनकी एरिया में लोकल एरिया में कुछ और बुलाते हैं, उनकी लोकल एरिया में कुछ और बुलाते हैं, और दोनों को बात करनी है डॉग के बारे में, ठीक है. तो अब वो इंडिकेट कर रहा है उस पर्टिकुलर डॉग को अपने नेम से, वो इंडिकेट कर रहा है पर्टिकुलर डॉग को अपने नेम से. तो यहाँ पे क्या होगी, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी. उस पर्टिकुलर जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं उसको कॉमन नेम से नहीं बुलाएंगे तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है. और हमें कोई तरीका नहीं मिलेगा कि हम उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कॉमनली एक ही नाम लेके कैसे बात करें, ठीक है. तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा. अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को दुनिया भर में बहुत सारे प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म में अगर सबको लोकल नेम से बुलाएंगे देन इट विल क्रिएट अ कन्फ्यूजन. ओके, हिंस देयर is a need to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. Okay, तो उस कन्फ्यूजन से ओवरकम होने के लिए, वो जो प्रॉब्लम है उससे ओवरकम होने के लिए
किस चीज़ की ज़रूरत है? नीड टू स्टैंडर्डाइज, ओके, मानक युक्त, स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो नेम हैं, उनके जो नाम हैं, उनको स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पूरी दुनिया में एक ही नेम से जाना जाए, ठीक है, एक ही नाम से जाना जाए, एक ऑर्गेनिज्म को पूरे वर्ल्ड में एक ही नेम से जाना जाए, ठीक है। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है मानक युक्त, ठीक है। मानक युक्त में स्टैंडर्डाइज मीन्स एक दूसरे से भिन्न वस्तुओं को एक ही रूप में ढालना, एक ही रूप दे देना उनको, ठीक है, ताकि उनकी स्टडी, उनका ऑब्जर्वेशन हमारे लिए इजी हो जाए, ठीक है। उनको एक ही रूप में ढालना, जो उनका अलग अलग लोकल प्लेसेस पे नाम है जो वेरी कर रहा है, उसको एक ही बायोलॉजिकल नेम दे देना, ताकि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्टडी, ऑब्जर्वेशन हमारे लिए आसान हो जाए, उस ऑर्गेनिज्म का यूज़, उसका जो हमारे डेवलपमेंट में यूज़ है, वो सब, उसकी स्टडी आसान हो जाए, ठीक है। फॉर दिस हम क्या करते हैं? नॉमेनक्लेचर। हम ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, ओके, स्टैंडर्डाइज करते हैं उसके नेम को, दैट इज़ नोन एज नॉमेनक्लेचर। और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, नाम पद्धति, ओके, एक पहचान देना, ठीक है। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर नेमिंग इज़ ओनली, अब नॉमेनक्लेचर तभी पॉसिबल है जब हम ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, उसके कैरेक्टर्स को देखेंगे, उसके जो ऑब्जर्वेशन कैरेक्टर्स हैं जो दिख रहे हैं हमारी आंखों से, उसके कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको करेक्टली उसको डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब करने के बाद फिर हम क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन, इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, मीन्स ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब करेक्टली, ओके, फिर देखेंगे ना ये जो ऑब्जर्वेशन कैरेक्टर हैं किस नाम से अटैच हो सकते हैं, वेयर दिस कुड बी ग्रुप्ड, इसको हम कहाँ, इसको क्या नाम दे सकते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम आइडेंटिफिकेशन। क्लियर। नॉमेनक्लेचर क्या है आपका? पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, जिसमें एंड फॉर नॉमेनक्लेचर हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब करते हैं, ओके। नाउ द ओवरऑल समरी ऑफ द पैराग्राफ इज, अब इस पैराग्राफ की समरी, ओवरऑल समरी है आपकी कि लोकल नेम्स एंड बायोलॉजिकल नेम्स। लोकल नेम्स आपके वेरी करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो कि क्रिएट करते हैं कन्फ्यूजन, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन से ओवरकम करने के लिए हम लोग ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल नेम्स। क्या? पर्टिकुलर बायोलॉजिकल नेम असाइन करते हैं। व्हाट आर बायोलॉजिकल नेम्स? वी नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेम्स अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। सिद्धांतों के आधार पे, नियमों के आधार पे हम क्या करते हैं? नेम्स देते हैं ऑर्गेनिज्म को, पर्टिकुलर नेम देते हैं ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स एंड द प्रिंसिपल. So these names are refers to as biological name. Biological name all over the world, the single biological name is given to the organism. Now nomenclature. Nomenclature, particular, what is how will you define nomenclature? Term nomenclature, particular organism is known by the same name all over the world. पूरे विश्व में ऑर्गेनिज्म को, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से जाना जाए, that is known as nomenclature, नाम पद्धति, okay. So important points of the paragraph is local name vary from place to place, create confusion. Biological names according to accepted principles or rules. Nomenclature, particular organism is known by the same name all over the world. Clear? Okay. Identification. Organisms is described correctly. इसमें आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं? वी डिस्क्राइब द ऑर्गेनिज्म करेक्टली, हम ऑर्गेनिज्म को सही से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या किया? आइडेंटिफिकेशन करते हैं
ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करते हैं उसके ऑब्जर्वेशनल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसको करेक्टली डिस्क्राइब करते हैं उसके ऑब्जर्वेशनल कैरेक्टर्स पे, और फिर क्या करते हैं, हम नाम देते हैं, वी गिव अ बायोलॉजिकल नेम, हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, in order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. These acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principle and criteria which are provided in International Code of Botanical Nomenclature. टू फैसिलिटेट द स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए, आसान करने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या इस्टेब्लिश किए, प्रोसीजर्स। साइंटिस्ट हैव इस्टेब्लिश प्रोसीजर्स टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नेम देने के लिए, ठीक है, ताकि स्टडी जो है वो सुविधाजनक रहे, आसान रहे। इसलिए नंबर ऑफ बहुत सारे साइंटिस्टों ने पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम्स को प्रोसीजर्स के थ्रू असाइन किया हर एक ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इस चीज़ को ऑल ओवर द वर्ल्ड बायोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट किया। प्लांट्स के जो साइंटिफिक नेम थे एग्रीड प्रिंसिपल और क्राइटेरिया पे, पर्टिकुलर एग्रीड प्रिंसिपल और क्राइटेरिया पे रखे गए, जो कि ICBN में प्रोवाइड कराए गए। फुल फॉर्म ऑफ द ICBN इज़ इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि प्लांट्स के जो साइंटिफिक नेम थे वो किस में प्रोवाइड कराए गए, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। अब यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड, एनिमल्स की नेमिंग कैसे की गई। एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट, जो एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट थे, हैव इन्वॉल्व इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN, ठीक है। जो एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट थे, इवॉल्व में विकसित करना, उन्होंने क्या विकसित किया, दे हैव गिवन ऑल द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन ICZN, इंटरनेशनल कोड of zoological nomenclature. So we find plants scientific name in ICBN and animal scientific name in International Code for Zoological Nomenclature ICZN. Scientific names ensure that each organism has only one name. Description of any organism should enable the people to arrive at the same name. Scientific name ये श्योर करता है दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, ताकि उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो ईजी हो जाए, ठीक है। दिस ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म, और ये भी श्योर किया जाता है कि ये जो नाम है ये किसी और ऑर्गेनिज्म का ना हो, यानी कि सिंगल पर्टिकुलर नेम, एक पर्टिकुलर नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो, उस जैसा कोई दूसरा नाम किसी और ऑर्गेनिज्म का ना हो। ओके, दिस इज वन ऑफ द रूल फॉर असाइनिंग द नेम टू द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। Biologists follow universally accepted principle to provide scientific names to known organism. Biologist नाम साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करने के लिए, ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने के लिए सार्वभौमिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन organism. Each name has two components, the generic name and the specific epithet. Okay, each name has two components. हर एक नेम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, और हर एक नेम किस में डिवाइडेड है, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक। ओके,
The two components are generic and specific. This system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. ये जो सिस्टम है ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं और ये जो नाम दो कंपोनेंट में डिवाइडेड होता है दैट इज़ जेनेरिक एंड स्पेसिफिक, तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. दिस सिस्टम इज नोन एज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. दिस नेमिंग system given by Carlos Linnaeus is being practiced by biologists all over the world. ये जो बायोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम है, दिस सिस्टम वाज गिवन बाय कार्लोस लीनियस. किसने दिया था ये सिस्टम दिया था कार्लोस लीनियस ने. एंड दिस सिस्टम हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द बायोलॉजिस्ट. दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग टू वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट. को दो वर्ड फॉर्मेट में रखा गया. बाई मीन्स दो, ओके, गिविंग टू नेम्स टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. वन इज जेनेरिक एंड अनदर इज स्पेसिफिक. Okay, let us come to the summary. Summary of the paragraph is scientific name based on the agreed principle and criteria ICDN and ICZN. Okay, आपके प्लांट्स के नेम किस में प्रोवाइड कराए गए हैं? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर. एनिमल्स के इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. दिस इज इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द पैराग्राफ आर, समरी पैराग्राफ की है आपकी. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, दिस वाज गिवन बाय कार्लोस लीनियस. इसको किसने दिया है? कार्लोस लीनियस ने. उनका जो रियल नेम था वो था कार्ल वॉन लीन. उनका रियल नेम था कार्ल वॉन लीन. उन्होंने अपना नाम भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया और रखा टू फॉलो टू शो दिस टू डेडिकेशन टू हिज वर्क कार्लोस लीनियस. ठीक है. तो इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. बाई मीन्स टू. बाई का मतलब क्या था? टू नेम्स, टू पार्ट्स ऑफ वन नेम. एक नेम के दो पार्ट्स, दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. दिस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वॉज बेस्ड ऑन द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड. किस पे बेस्ड था? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, सार्वभौमिक सिद्धांतों पे. ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिंगल नेम टू द नोन ऑर्गेनिज्म. ओके, ईच नेम, हर एक नाम दो कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक. ओके, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक. ओनली यू नीड टू कीप इन योर माइंड दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. बाई मीन्स टू नेम्स, single name divided into two part, universally accepted principle given by Carlos Linnaeus. Each name two component, generic and specific. We should take the example of mango for providing scientific names better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. Let us see how it is binomial name. मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका. अब हम इसको देखेंगे कि ये बाइनोमियल नेम कैसे है. इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट्स अ जीनस वाइल इंडिका रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर स्पीसीज. ये जो मैंजीफेरा इंडिका है, इसमें जो मैंजीफेरा है दिस रिप्रेजेंट्स द जीनस एंड इंडिका रिप्रेजेंट द स्पीसीज. और यू कैन से और अ स्पेसिफिक एपिथेट, और यू कैन से दिस इज स्पेसिफिक एपिथेट. अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलोज. नॉमेनक्लेचर के अदर यूनिवर्सल रूल्स हैं आपके 4, 1, 2, 3, 4. फर्स्ट रूल इज बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स. ठीक है, बायोलॉजिकल नेम्स आपके लैटिन हैं और किस में लिखे जाएंगे? बायोलॉजिकल नेम्स आर टेकन फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज एंड रिटन इन इटैलिक्स. और लिखे किस में जाएंगे? इटैलिक्स में. दे आर लैटिनाइज्ड और ड्राइव फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. वो आपके लैटिन भाषा से ड्राइव किए जाएंगे, ये मैटर नहीं करता कि इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है. ठीक है, इरिस्पेक्टिव है, वो मैटर नहीं करेगा ओरिजिन कहाँ से हुआ, बट वो लिए किससे जाएंगे? लैटिन लैंग्वेज से लिए जाएंगे और लिखे किससे जाएंगे? इटैलिक्स में. सेकेंड रूल इज द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस. जो आपका फर्स्ट वर्ड होगा, एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, मैंने ऑलरेडी आपको चीज़ डिस्क्राइब की है. पहला रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, सेकेंड कंपोनेंट डोनेट द स्पेसिफिक एपिथेट. जो सेकेंड कंपोनेंट होगा वो किसको डोनेट करेगा? स्पेसिफिक एपिथेट को. ओके,
थर्ड पॉइंट, बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड। जब हम इनको हाथों से लिखेंगे, बायोलॉजिकल नेम को जब हम हाथों से लिखेंगे तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। पर जब हम इनको प्रिंट करेंगे, उसी बायोलॉजिकल नेम को जब हम हाथों से लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली, लेकिन जब उसको प्रिंट करेंगे, व्हेन वी विल प्रिंट इन द इटैलिक्स, उसकी प्रिंटिंग किसमें होगी, इटैलिक्स में, ठीक है। इटैलिक्स होते हैं तिरछे अक्षर, ओके। इटैलिक्स टू इंडिकेट द लैटिन ऑरिजिन, उनके लैटिन ऑरिजिन को इंडिकेट करने के लिए, ओके। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। जीनस का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और जो स्पीसीज का फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल रहेगा। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जाम्पल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। यू कैन सी द फर्स्ट लेटर इज capital and small is I. Name of the author appears after specific epithet at the end of the biological name and is written in an abbreviated form. See example, Mangifera indica Linn. It indicates that this species was first discovered by Linnaeus. After the name of the organism का जब हम biological name दे देंगे, organism जब हम organism का nomenclature कर देंगे, at the end उसके बाद नेम ऑफ द ऑथर अपेयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब फर्स्ट विल राइट जीनस, देन विल राइट स्पीसीज, एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम लोग ऑथर का नाम जो है वो इंडिकेट करेंगे एट द लास्ट इन द एब्रीविएटेड फॉर्म। किस फॉर्म में, इन द एब्रीविएटेड फॉर्म। एग्जाम्पल यू कैन सी कि मैंजीफेरा इंडिका दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय, इस स्पीसीज को किसने डिस्क्राइब किया था, लीनियस ने। किसने, लीनियस ने। तो उनका नाम एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे लिन, ओके। सो मैंजीफेरा इंडिका लिन। नाउ द मेन पॉइंट्स ऑफ द पैराग्राफ टू डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ मैंगो। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंजीफेरा इंडिका, ओके। फर्स्ट रूल, 4 of the rules we will see by taking the example of Mangifera indica. See, first letter is written in the capital, okay. Second species, first letter is in small. This represent to, first word represent to genus, second one represent to species, okay. Underline genus एंड स्पीसीज सेपरेटली, इनको अंडरलाइन करना है, ठीक है। वर्ड्स का जो वर्ड्स ड्राइव किए गए हैं आपके लैटिन लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज से ओरिजिन इन वर्ड्स का। क्यों लैटिन लैंग्वेज ली हमने, क्योंकि वो डेड लैंग्वेज है, ठीक है, डेड लैंग्वेज है। उसके बाद आपके जो हैंड रिटन वर्ड्स में आप अंडरलाइन करेंगे जीनस और स्पीसीज को सेपरेटली, लेकिन जब आप टाइप करेंगे तो इटैलिक्स में टाइप करेंगे, और एट द एंड हम साइंटिस्ट का जो नाम है वो एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं, ओके। जस्ट लाइक कि इसकी डिस्कवरी आपकी लिनियस ने की है, इट वाज मैंजीफेरा इंडिका लिन, ओके। ऑथर नेम को अंडरलाइन नहीं करते हैं, ऑथर नेम इज एडेड आफ्टर स्पीसीज इन एब्रीविएटेड फॉर्म, ओके। नो अंडरलाइन, यू हैव टू नॉट अंडरलाइन दिस, यू हैव टू अंडरलाइन ओनली जीनस एंड स्पीसीज। वी विल स्टडी फर्दर नेक्स्ट पैराग्राफ। सिंस it is nearly impossible to study all living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is classification. Classification is the process by which anything is grouped into a convenient category based on the some easily observable characters. For example, we easily recognize groups such as plants or animals or dogs, cat or insects. The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. What image do you see when you think of dog? Obviously, each one of us will see dogs and not cat. Now, if we were to think of Alchians, we know what we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears and body hairs. Likewise, in the plants, if we try to talk of wheat, a picture of each of our mind will be of wheat plants, not of rice or any other plant. Hence, all these dogs, cat, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient category we use to study organism.
The scientific term for these categories is taxa. Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different level. Plants also form a taxa. Wheat is also taxa. Similarly, animals, mammals, dogs, all are taxa. But if you know that dog is a mammal and mammals are animals, therefore animals, mammals and dogs represent taxa at different level. There is nothing much to describe in this paragraph. इस पैराग्राफ में इतना कुछ है नहीं. The main point is classification, taxa and convenient categories. Okay. तो स्टडी को फर्दर प्लांट की, एनिमल और ऑर्गेनिज्म की स्टडी को फर्दर और भी इजी करने के लिए, ये दैट वाज नॉट इजी टू गिव अ पर्टिकुलर नेम टू अ पर्टिकुलर स्पीसीज. टू मेक द स्टडी इजी हमने एक प्रक्रिया को डिवाइस किया एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन. वो क्या है? क्लासिफिकेशन. ओके. अब क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज. किसी भी चीज़ को कन्वीनियंट कैटेगरीज में ग्रुप करना, उसकी ग्रुपिंग करना ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के हमें कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, विच कुड बी ऑब्जर्व फ्रॉम द आइज. ओके. मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उनके बेसिस पे हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं, उनको कन्वीनियंट कैटेगरीज में रखते हैं ताकि स्टडी और भी ईजी हो जाए. ठीक है. उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्टडी ईजी हो जाए. फॉर दैट व्हाट वी डू, वी प्लेस अ ऑर्गेनिज्म इनटू अ पर्टिकुलर ग्रुप by observing a characters of that organism. Okay, this is classification. ये क्या है? ये प्रक्रिया है आपकी classification. Now you take example. We easily recognize group plants and animals और dogs और cat हम easily recognize कर लेते हैं plants, animals और insects के group को. The moment we use any of this term, we associate certain characters with the organism in that group. एग्जाम्पल यू टेक, अगर हम डॉग की बात करें, ठीक है, तो डॉग के अपनी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं. ठीक है. कोई भी किसी मोमेंट में आप कोई टर्म यूज़ करते हैं, टर्म सपोज आपने यूज़ किया डॉग, आपके माइंड में सर्टनली डॉग के कैरेक्टर्स आएंगे. ठीक है. उसके सर्टन कैरेक्टर्स जो एसोसिएटेड कैरेक्टर हैं उससे वही आपके माइंड में आएंगे. ऐसा तो है नहीं कि आप डॉग का नाम लिया जाए और आप कैट के कैरेक्टर्स को रिकग्नाइज करने लगो अपने माइंड में, है ना. ऐसा तो है नहीं कि कैट का नाम लिया जाए तो आप इंसेक्ट के कैरेक्टर्स को, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो पिक्चर्स हैं वो आने लगे आपके दिमाग में. ऐसा तो है नहीं. आप पर्टिकुलर जिस टर्म को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप पर्टिकुलर जिस टर्म को यूज़ कर रहे हैं उससे कुछ कैरेक्टर्स एसोसिएट होते हैं उस ऑर्गेनिज्म से. ठीक है. उसकी इमेज आपके माइंड में आती है, वही कैरेक्टर्स आपके माइंड में आते हैं. ठीक है. अगर हम मैमल्स बोलते हैं तो आपके दिमाग में आएगा कि एक्सटर्नल ईयर्स हैं, बॉडी पे हेयर्स हैं. ठीक है. ये मैमल्स के कैरेक्टर्स हैं. तो आपके दिमाग में आएगा कि इट में एक्सटर्नल ईयर्स, हैविंग बॉडी, हेयर्स. लाइकवाइज द प्लांट्स, अगर हम वीट की बात करेंगे, पिक्चर ऑफ वीट विल कम इनटू माइंड. राइस की बात करेंगे, राइस की. डॉग्स की, डॉग मैमल्स. मीन्स आप डॉग को डॉग्स, ऑल डॉग्स आर कमिंग. अगर आप डॉग बोल रहे हो पर्टिकुलर तो वो सारे डॉग, अगर आप डॉग बोल रहे हो वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल डॉग. अगर आप डॉग्स बोल रहे हो तो आप डॉग के ग्रुप की बात कर रहे हो, तो सारे डॉग्स के ग्रुप में आ गए. ठीक है. तो ये डॉग्स हो गए, कैट हो गए. मैमल्स की बात करोगे तो मैमल्स का एक ग्रुप है पर्टिकुलर, वीट ग्रुप है पर्टिकुलर. तो ये सब क्या है? कन्वीनियंट कैटेगरीज हैं. वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए हम कन्वीनियंट कैटेगरीज का यूज़ करते हैं. द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी, और ये जो कन्वीनियंट कैटेगरीज हैं जिसमें हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को रखते हैं स्टडी को आसान बनाने के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग टैक्सा. जो साइंटिफिक टर्म यूज़ किया गया है इस कन्वीनियंट कैटेगरी के लिए, ये क्या है? टैक्सा. क्या है? टैक्सा. हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज द टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स. ये जो टैक्सा है ये हर एक लेवल पे डिफरेंट कैटेगरी को इंडिकेट करता है. ठीक है. वी विल स्टडी फर्दर. इस चीज़ को समझने के लिए हम आगे अभी पढ़ेंगे. प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा. वीट इज ऑल्सो अ टैक्सा. सिमिलर एनिमल टैक्सा, मैमल टैक्सा, डॉग्स, ऑल आर टैक्सा. Hence, based on the characteristics, all organisms can be classified into different taxa. Characteristics के basis पे सारे organism को classify किया गया है different taxas में. ये
जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसको बोलेंगे हम टैक्सोनॉमी। क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन क्या है? ग्रुपिंग इनटू द कन्वीनियंट कैटेगरी। नाउ सी दिस इज इम्पॉर्टेंट लाइन। ये तो आपका हो गया, दिस वाज ओवर। बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन क्लासिफाइड इन डिफरेंट टैक्सा, प्रोसेस कॉल्ड टैक्सोनॉमी, आपका हो गया। नाउ नेक्स्ट फर्दर, external and internal structure along with the structure of cell development. See, again I am reading external and internal structure. External and internal structure along with structure of cell. Along with structure of cell. Development process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern टैक्सोनॉमी स्टडी। मतलब टैक्सोनॉमी स्टडी यानी कि क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या क्या हैं? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। यानी कि 4 पॉइंट के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, उसकी टैक्सोनॉमिक स्टडी करते हैं। ठीक है, ये आपके बेसिस हैं। किसके बेसिस हैं? मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के। यानी मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी, आधुनिक जो टैक्सोनॉमी स्टडी है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के 4 पॉइंट्स पे की जाती है। अब उन 2 लाइनों की मीनिंग ये है कि जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी यानी कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन 4 फैक्टर्स या 4 बेसिस के ऊपर हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, वो क्या क्या है? मार्फोलॉजी, उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं, उसको पूरा ऑब्जर्व करते हैं, जो कैरेक्टर्स हमें दिख रहे हैं। ठीक है जी। एनाटॉमी, सेल डेवलपमेंट प्रोसेस। एनाटॉमी मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं। एनाटॉमी देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। सेल डेवलपमेंट, उसके सेल डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या है, सेल डेवलप कैसे होती है, उसकी प्रक्रिया क्या है, और उसकी एक्ोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। एक्ोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, उसका अपना इन्वायरमेंट के साथ कैसा इंट्रैक्शंस है, क्या आउटकम्स हैं, क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं, क्या अनफेवरेबल कंडीशंस हैं। ओके, उसका ब्रीडिंग पीरियड, रिप्रोडक्शन, एवरीथिंग। ओके, वी इंक्लूड इन मॉडर्न टैक्सोनॉमी। इन मॉडर्न टैक्सोनॉमी द मेन पॉइंट ऑफ दिस 2 लाइन्स, उन 2 लाइनों का आउटकम ये है, द समरी ऑफ दिस 2 पॉइंट्स इज दैट मॉडर्न टैक्सोनॉमी, जब हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब क्लासीफाई करते हैं तो हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, सेल डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। नाउ वी शैल बी मूव फर्दर। हिंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। इससे पहले हमने बात की है मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी की। किसी भी ऑर्गेनिज्म का वर्गीकरण करने के लिए दीज आर कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। इससे पहले जो हमने अभी बात की थी मॉडर्न टैक्सोनॉमिक की, आधुनिक वर्गीकरण की, उसमें हम 4 बेसिस ले रहे थे, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, इंटरनल कैरेक्टर्स, सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। ये जो आपकी टैक्सोनॉमी है, दिस इज़ द कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी। दिस इज़ द कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी। कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी के अंतर्गत 4 बेसिक पॉइंट्स हैं। 4 बेसिक पॉइंट्स लेते हैं हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए। पहला होता है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड 4th है आपका नॉमेनक्लेचर। कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी मीन्स पारंपरिक वर्गीकरण। पारंपरिक वर्गीकरण में हम 4 बेसिक पॉइंट्स लेते हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। ओके, इन 2 लाइंस की जो समरी है, मेन पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी के, पारंपरिक वर्गीकरण के,
किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम इस टेक्सोनॉमी के थ्रू क्लासीफाई करते हैं तो उसमें हम पहले कैरेक्टराइजेशन लेते हैं। कैरेक्टराइजेशन मीन्स मेंशनिंग ऑल द कैरेक्टर्स, हम ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टर्स को मेंशन करते हैं। सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। देन वी क्लासीफाई, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ओके, ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स मीन्स ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स हमें दिख रहे हैं एक्सटर्नली, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे फिर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। देन वी असाइन अ पर्टिकुलर नेम टू द ऑर्गेनिज्म। और आफ्टर दीज 3 स्टेप्स, इन 3 स्टेप्स के बाद द 4th स्टेप्स कम, देन वी असाइन अ नेम टू द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम पर्टिकुलर नाम देते हैं आफ्टर कैरेक्टराइजेशन, identification and classification, then the nomenclature giving name. That you can see the example, I have well described the example of Mangifera indica lin. Mangifera indica लिन का मैंने जो आपको डिस्क्रिप्शन दिखाया है, एग्जाम्पल डिस्क्राइब किया है। ओके, सो ऑल आर क्लियर अबाउट द मॉडर्न टैक्सोनॉमी बेसिक्स एंड कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक बेसिक्स। ओके, उसमें भी आपके 4 हैं, इसमें भी आपके 4 हैं। उसमें आपके एक्सटर्नल, इंटरनल, प्रोसेस ऑफ सेल डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। कन्वेंशनल में कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ओके, दीज 4 and 5 lines आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इम्पॉर्टेंट है। समथिंग न्यू, human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms, particularly with reference to their own use. Taxonomy कोई new नहीं है, that is not the new term. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of the organisms. मानव हमेशा से इस चीज़ में इंटरेस्टेड रहा है, to know more and more वेरियस काइंड, मतलब विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने में, ठीक है, उनके यूज़ क्या है, पर्टिकुलरली उनका हमारे लिए क्या यूज़ हो सकता है, ह्यूमन बींग्स के लिए वो कैसे यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ में ह्यूमन बींग्स हमेशा इंटरेस्टेड रहा है। ओके, टैक्सोनॉमी इज़ नॉट न्यू, ये कोई न्यू नहीं है। ओके, इन अर्ली डेज ऐसा नहीं कि जो हमने अभी टैक्सोनॉमी बनाई है, साइंटिस्ट ने टैक्सोनॉमी, दैट इज़ न्यू, नॉट न्यू। ओके, ह्यूमन बींग वाज हमेशा से, ह्यूमन जो था इंटरेस्टेड था टू नो मोर अबाउट द ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने, उसका हमारी लाइफ में क्या यूज़ है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, जस्ट यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ इन अर्ली डेज में क्या होता था, ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सोर्सेज ऑफ देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड। ह्यूमन्स होते थे वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को ढूंढते रहते थे, उनकी ताकि बेसिक नीड्स पूरी हो सकें, जैसे फूड हो गया, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं। ऐसा नहीं अर्ली ह्यूमंस की बेसिक नीड्स हैं, हमारी भी बेसिक नीड्स हैं, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। उसके लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढते थे, जानवरों के बारे में जानते थे कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसका हमारी लाइफ में क्या यूज़ हो सकता है। नाउ hence the earliest classification were based on the uses of various organism. Now हमने 2 तरीके के क्लासिफिकेशन पढ़े, मॉडर्न एंड कन्वेंशनल। अब ये आपका अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आया था, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, दिस वाज बेस्ड ऑन, ये किसके ऊपर बेस करता था, यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म का क्या यूज़ है, इसके बेसिस पे कौन सा क्लासिफिकेशन था, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिज्म। Human beings were since long not only interested in knowing more and more about different kinds of organisms but their diversities. ह्यूमन बींग हमेशा से सिर्फ इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं रहा है कि इस ऑर्गेनिज्म का क्या यूज़ है, इसके कितने डिफरेंट काइंड्स हैं, बल्कि उनकी डाइवर्सिटी में भी इंटरेस्टेड रहा है, ठीक है, डाइवर्सिटी, और उस ऑर्गेनिज्म का अपनी डाइवर्सिटी से, अपने इन्वायरमेंट से किस तरीके का रिलेशनशिप है, इन दैट ऑल्सो द ह्यूमन वॉज इंटरेस्टेड। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रिफर्स टू एज सिस्टमैटिक्स। इस ब्रांच को
हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स। मीन्स सिस्टमैटिक्स में हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, उसकी डाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं और उसका अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, उसको भी स्टडी करते हैं। हम इसमें सिर्फ ऑर्गेनिज्म की स्टडी नहीं करते हैं, ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हुए साथ में उसका अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, उसके क्या आउटकम्स हैं, उसकी भी स्टडी करते हैं। दिस ब्रांच इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। इस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक। द वर्ड सिस्टमैटिक इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सिस्टमा। ये जो सिस्टमैटिक वर्ड है ये किससे ड्राइव किया गया है? किस लैंग्वेज से? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब किस वर्ड से लिया गया है? सिस्टमा से, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जिसका मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, दिस मीन्स द सिस्टमा। Linnaeus used Systema Naturae as a title of his publication. कार्लस लिनियस ने अपनी पब्लिकेशन का नाम क्या रखा? Systema Naturae. The scope of the systematics was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. इसके स्कोप को और enlarge किया गया, including identification, nomenclature, classification. Systematic takes into account evolutionary relationship between organism. Systematics, as I told you, it is the study of relationship of the particular organism with the environment. तो systematics takes into account evolutionary relationship between the organism का उसका evolutionary relationship, उसका एवोल्यूशन हो रहा है, जो कंटिन्यूसली चेंजेस हो रहे हैं ऑर्गेनिज्म में, हम उसकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट एवर क्लासिफिकेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था वो किसके बेसिस पे था? यूजेस पे। किस ऑर्गेनिज्म का क्या यूज़ है, ठीक है, इसके बेसिस पे हमने फर्स्ट एवर क्लासिफिकेशन किया था। Second point that you need to keep in mind is that the earliest classification were based on the uses of various organism. Earliest classification was on the basis of were based on the uses of various organism. Some important terms of previous paragraph are classification. What is classification? Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on easily observable characters. If you want to define the classification, you can define the classification as the process by which, or is the process by which anything is grouped into convenient categories based on easily observable characters. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इज टैक्सा। कई ये कन्वीनियंट कैटेगरीज होती हैं यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। टैक्सा इज प्लूरल एंड टैक्सॉन इज सिंगुलर। ओके, नेक्स्ट टर्म इज टैक्सोनॉमी, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। Taxonomy is the process of classification based on characteristics. All living organisms can be classified into different taxa. Classification, taxa, taxon is singular, taxa is plural. Taxonomy, process of classification based on the characteristics. All living organisms can be classified into different taxa. Next important terms जिसके बीच में कन्फ्यूजन रहती है, ये दोनों टर्म्स इनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ कैटेगरी एंड व्हाट इज़ टैक्सॉन। टैक्सॉन आर द कन्वीनियंट कैटेगरीज एज गिवन इन योर बुक, आपकी बुक में दिया है इन द चैप्टर। दीज आर द कन्वीनियंट कैटेगरीज। ओके, द कैटेगरी। नाउ अब कन्फ्यूजन होती है कि ये भी कैटेगरी है, अब कैटेगरी
वर्सेस टैक्सॉन, मतलब टैक्सॉन क्या है, टैक्सा क्या है, कैटेगरी क्या है, टैक्सोनॉमी कैटेगरी क्या है, रैंक क्या है, लेवल क्या है। तो ये सारे वर्ड्स आपस में जम्बल्ड हो जाते हैं एंड दे क्रिएट अ कन्फ्यूजन। तो द कैटेगरी इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट term that simply represent a rank or level. Taxon, the category is an abstract term that simply represents a rank or a level. Taxon represent a biological object and is assigned to a category. टैक्सॉन आपके बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जिनको एक कैटेगरी दी जाती है, एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दी जाती है। फॉर एग्जांपल आप लीजिए टैक्सॉन ऑफ वर्ड्स इज़ एप्स। हम वर्ड्स को किस में रखते हैं, एप्स में रखते हैं, ठीक है। तो एप्स क्या है, एप्स है आपका टैक्सॉन। ये क्या है, रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और इसको क्या कैटेगरी दी जाएगी, क्लास। अब जो ये एप्स है, एप्स क्या है, एप्स की कैटेगरी क्या है, एप्स किस में आएंगे, दिस इज़ द क्लास ऑफ वर्ड्स, ये वर्ड्स का क्लास है तो ये एप्स, टैक्सॉन इज एप्स, बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट क्या है, एप्स, रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है, एप्स, बट उनकी कैटेगरी क्या है, ये एप्स है क्या, दैट इज़ द क्लास, उनकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, क्लास। ओके, आप इस टेबल से और भी क्लियरली समझ पाएंगे। सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टैक्सा एंड कैटेगरी। कैटेगरी एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सा and taxon is singular, okay, taxon is singular। अब देखिए what is the difference, taxon और taxa is the real group of organism। ये एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का, रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और जो आपकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है, जिस कैटेगरी में हम इन रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रखते हैं, वो आपकी 7 है कन्फाइंड की टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, जिसमें आपकी हो गई स्पीसीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीज़न, किंगडम। ओके, तो जो 7 कन्वीनियंट कैटेगरीज हैं आपकी, ठीक है, दीज आर द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड दीज आर द रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लीजिए वीट। वीट क्या है, दिस इज़ अ रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है, ये बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है, रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। और अब आप इसको, ये जो रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इसको कैटेगराइज करेंगे, इसको कैटेगराइज करेंगे, कैटेगरी इसकी क्या हो गई, वीट है, कैटेगरी इसकी हो गई स्पीसीज़ कि ये एक स्पीसीज़ है। अब मेमेलिया है, मेमेलिया इज़ अ रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस इज़ टैक्सा, बट कैटेगरी क्या है इसकी, ये मेमेलिया है क्या, ये क्लास है, ठीक है। प्लांट इज़ द रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बट व्हाट इज़ प्लांट, प्लांट इज़ अ किंगडम, ये एक किंगडम है, इसकी कैटेगरी है। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल इज़ अ रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, दिस इज़ ऑर्डर, ये ऑर्डर है। पैंथेरा रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीनस है ये, ठीक है। तो इन 7 कन्वीनियंट कैटेगरीज में हम कौन से रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रखेंगे, दिस इज़ टैक्सा, एंड जिसमें रखते हैं, जिन 7 में से किसी एक कैटेगरी में रखते हैं और 7 कन्वीनियंट कैटेगरीज में रखते हैं, दैट इज़ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और यू कैन से कैटेगरी। ओके, अब आप देखिए कि ये सारे टैक्सा सब डिफरेंट टैक्साज हैं, ठीक है, उनके लेवल्स भी डिफरेंट हैं। यहाँ पे स्पीसीज़ है, क्लास है, किंगडम है, ऑर्डर है, जीनस है, कोई सेम तो है नहीं, ऑल आर डिफरेंट। तो ये कहलाएगा आपका डिफरेंट टैक्सा और डिफरेंट टैक्सॉन एट डिफरेंट लेवल, डिफरेंट टैक्सॉन एट डिफरेंट लेवल, ओके, डिफरेंट टैक्सॉन एट डिफरेंट लेवल। यू सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैमेलिया इज़ अ रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मैमल्स के जो फीचर्स हैं उनके बेसिस पे उनको ग्रुप किया गया, दैट इज़ द रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। बट व्हाट इज़ मैमेलिया, मैमेलिया को कन्वीनियंट कैटेगरी में रखा गया, दैट इज़ क्लास। ये क्या है, मैमेलिया क्लास है। डाइकोटिलिडोने, दैट इज़ रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड व्हाट इज़ डाइकोटिलिडोने, दैट इज़ क्लास, ओके। अब ये मैमेलिया और डाइकोटिलिडोने रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लेकिन इनकी जो कैटेगरी है दोनों की, ये क्या है, सेम है, ये भी क्लास है, ये भी क्लास है, ठीक है। तो ये लेवल क्या है, दोनों का सेम है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंट टैक्सॉन एट सेम लेवल। ठीक है, डिफरेंट टैक्सॉन डिफरेंट है बट लेवल सेम है, और सेम लेवल टैक्सोनॉमिक ग्रुप है तो लेवल सेम है। यहाँ पे आप बोलेंगे डिफरेंट टैक्सॉन एट सेम लेवल। यहाँ पे आप बोल रहे थे डिफरेंट टैक्सॉन एट डिफरेंट लेवल, क्योंकि यहाँ पे लेवल्स भी डिफरेंट थे और टैक्सॉन्स भी डिफरेंट थे। यहाँ पे आपके डिफरेंट टैक्सॉन्स हैं बट लेवल आपके सेम है। और नेक्स्ट देखिए पैंथेरा इज द रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज पैंथेरा इज जीनस। ओके, नेक्स्ट सोलोनम ये भी आपका जीनस है। कैनिस ये भी आपका जीनस है। आप देखिए जीनस ये आपका लेवल क्या है, सेम है, और टैक्सा क्या है आपके, डिफरेंट है। टैक्सॉन आपका क्या है, डिफरेंट है। टैक्सॉन्स आर डिफरेंट, टैक्सॉन डिफरेंट, तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंट टैक्सॉन एट सेम लेवल। डिफरेंट टैक्सॉन एट सेम लेवल। हियर डिफरेंट टैक्सॉन एट डिफरेंट टैक्सॉन एट डिफरेंट लेवल, different taxon at same level, different taxon at same level. Okay, understood? So this is the difference between the taxa and the category, taxon and the taxonomic category. Okay, these are the convenient categories. Okay, taxa are the convenient category जो कि आपकी बुक में दिया गया है. Okay, तो ये these are the convenient categories that are grouped in a convenient category. समटाइम्स दीज आर ऑल्सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कैटेगरी। इनको भी हम टर्म दे देते हैं, बोल देते हैं कैटेगरी। बट अगर आपसे पर्टिकुलरली बोला जाए व्हाट इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, देन यू विल कॉल आउट ऑल दीज नेम्स। सब कैटेगरीज भी हैं, ठीक है, नॉट ओनली दीज आर द मेन, एंड सब कैटेगरीज भी हैं। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूजन मत रखिए। देयर इज़ अ वेरी स्लाइट डिफरेंस. You need to know that these are the real group of organism and these are the taxonomic category. Okay. Systematics is the study of taxonomy and evolutionary relationships. Evolutionary relationships are phylogenetic relationships. So you can say systematics is the study of taxonomy plus evolutionary relationships. This word is taken from the Latin word systema. Systema means systematic arrangement. Carlos Linnaeus used this term systema for his book. Carlos Linnaeus ने इस टर्म को यूज़ किया अपनी बुक के लिए, सिस्टमा नेट्रे। व्हाट इज़ द बुक? ये है कार्लोस लिनियस की बुक सिस्टमा नेट्रे। ओके, हेलो एवरीवन, चैप्टर में कंटिन्यूटी रखना चाहते हैं और आप सारे टॉपिक्स ब्रीफली स्टडी करना चाहते हैं, यू कैन सी माय प्रीवियस वीडियोस। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं कंटिन्यूसली। ऑल द वीडियोस आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ओके, द whole chapter I have described in the parts. Okay, shall we start? Taxonomic categories. Taxonomic categories. Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category, and all categories together constitute the taxonomic hierarchy. Okay, classification is not a single step process. क्लासिफिकेशन कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है. इट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स. इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं. जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, तो वो कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है. इट इज़ द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द
हायरार्की ऑफ स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं उसमें, इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट द रैंक और कैटेगरी, और हर एक स्टेप एक रैंक और एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सिंस द कैटेगरी इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, और वो जो कैटेगरी होती है वो ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक पार्ट होती है, ठीक है, एक पार्ट होती है, और उसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। और इन सारी कैटेगरीज को एक साथ हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की, ओके, हायरार्की, ओके। ईच कैटेगरी रिफर टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और हर एक कैटेगरी को हम लोग रिफ़र करते हैं एज ए यूनिट, एक यूनिट बोलते हैं क्लासिफिकेशन का, ठीक है। इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्स एज टैक्सॉन, हम उसको एक यूनिट बोलते हैं, या वो रैंक है, या फिर यू कैन गिव अ टर्म एज ए टैक्सॉन, प्लूरल इज टैक्सा एंड सिंगुलर इज टैक्सॉन, ओके, सिंगुलर इज टैक्सॉन एंड प्लूरल इज टैक्सा, क्लियर। नाउ taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. Insects represents a group of organisms sharing a common features like 3 pair of joined legs. It means insects are recognizable concrete object which can be classified and thus were given a rank category. Okay, suppose हमें हायरार्की को एक्सप्लेन करने के लिए वी आर टेकिंग एग्जांपल, हम इंसेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सपोज, ठीक है, एक इंसेक्ट का ग्रुप है जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने इंसेक्ट ग्रुप किसके बेसिस पे बनाया कि दीज आर द इंसेक्ट्स बिकॉज दे आर हैविंग द जॉइंट लेग्स, ओके, 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स हैं इनके, इन सब के अंदर एक कॉमन फीचर है कि इनके पेयर ऑफ लेग्स हैं वो जॉइंट नहीं विद, हम उस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो कॉन्क्रीट हैं, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं, इसके बेसिस पे हमने सबको एक ही ग्रुप में कैटेगराइज किया, दैट इज़ इंसेक्ट्स, ओके। उनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, दे हैव द पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स, सो दे आर कैटेगराइज एज अ इंसेक्ट, ओके। दस वी वर गिवन अ रैंक एंड कैटेगरी, उनको एक रैंक और एक कैटेगरी में रखा गया कि वो एक इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। द टेक्सा विल बी इंसेक्ट, इनका टेक्सा क्या होगा, इंसेक्ट होगा, तो ये आपकी कन्वीनियंट कैटेगरी होगी, ये आपकी कैटेगरी होगी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, आप और भी ऑर्गेनिज्म उनके कॉन्क्रीट ऑब्जर्वेशन कैरेक्टर्स पे जज कर सकते हैं, ओके, यू कैन नेम मैनी मोर ऑर्गेनिज्म। रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट अ कैटेगरी, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ग्रुप एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है, कैटेगरी फर्दर डोनेट्स रैंक, कैटेगरी फर्दर रैंक को डोनेट करता है, ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और ईच रैंक और टैक्सॉन रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को। These taxonomic groups categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. What does this line mean? This line is very important. What does this mean? Taxonomic group or categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. मतलब टैक्सोनॉमिक समूह या श्रेणियाँ, टैक्सोनॉमिक समूह यानी टैक्सोनॉमिक ग्रुप या श्रेणियाँ यानी कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल, मीन्स अलग अलग जैविक, बायोलॉजिकल मीन्स जैविक, एंटिटीज मीन्स इकाइयाँ, अलग अलग जैविक इकाइयाँ हैं, नॉट मेरली, ना कि केवल, रूपात्मक समुच्चय, मार्फोलॉजिकल एग्रीगेट मीन्स रूपात्मक समुच्चय, यानी कि टैक्सोनॉमिक समूह या श्रेणियाँ अलग अलग जैविक इकाइयाँ हैं, न कि केवल रूपात्मक समुच्चय। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने अभी यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिया था इंसेक्ट्स का, किसका, इंसेक्ट्स का। मान लीजिए कि इंसेक्ट्स उदाहरण है, ठीक है, इंसेक्टा का उदाहरण है, जो एक श्रेणी है, ये जो आपकी इंसेक्ट्स है आपने लिया, ये कैटेगरी है, एक श्रेणी है, ठीक है। इंसेक्टा में विशेष
विशिष्ट रूपात्मक विशेषताएं होती हैं। रूपात्मक विशेषताएं मीन्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जिन्हें हम जज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। जैसे संयुक्त पैर मीन्स पेयर लेग, खंडित शरीर मीन्स डिवाइडेड बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो ये जो इंसेक्ट है, ठीक है, केवल ये रूपात्मक लक्षण नहीं है कि ये कीड़ा है, इसके डिवाइडेड लेग्स हैं, इसकी बॉडी डिस्टिंक्ट पार्ट में डिवाइडेड है, बल्कि ये एक जीव भी है जो उस समूह से संबंधित है। मतलब इस लाइन का मतलब ये है, ये जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, ठीक है, इसके अंदर आप जितने भी ऑर्गेनिज्म को रख रहे हैं, ठीक है, वो एक डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं, ठीक है। क्या है? डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं, जैविक इकाइयाँ हैं, अलग अलग एक उनका एक पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस है, वो जैविक इकाइयाँ हैं, ना कि केवल एक रूपात्मक समुच्चय। मीन्स ऐसा नहीं कि मार्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स हैं कि हमने उनके ये वो देख लिए, उनकी क्वालिटी में ऑब्जर्वेशन कैरेक्टर्स देख लिए, उनमें विशिष्ट कुछ विशेषताएं हैं, तो ये सब मार्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स हैं। नहीं, वो खुद भी एक इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं एंड दे हैव, वो एक जीव भी हैं, वो एक जीव भी हैं और एक ग्रुप को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है। अब इसमें बहुत सारे इंसेक्टा में आपके और भी आ जाएंगे, जैसे आपके मॉस्किटोज़ हो गया, मॉस्किटो हो गए, डेंगू फ्लाई हो गई, ठीक है। आप हिंदी में क्या बोलते हैं, मच्छर, भृंग, ड्रैगन फ्लाई, ये सारे भी इसमें आपके आ जाएंगे। ओके, नाउ कम फर्दर, आगे चलते हैं। टेक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी सच एज किंगडम। टेक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म, जितने भी नॉन ऑर्गेनिज्म की जो नॉन ऑर्गेनिज्म उनकी हमने टेक्सोनॉमिक स्टडी की, वो उसने क्या रिजल्ट दिया, हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज, कुछ कॉमन कैटेगरीज को लेड किया, ठीक है, लेड किया और उन्हें इन कैटेगरीज में रखा गया, ठीक है। वो कॉमन कैटेगरीज हैं आपकी सच है, जैसे किंगडम, फाइलम एंड डिवीजन इज फॉर प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ओके, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज है? दीज आर द स्टेप्स ऑफ हायरार्की। ओके, दीज आर द स्टेप्स ऑफ हायरार्की। ये कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आपका इन स्टेप्स में होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है, स्टेप नहीं है। और हर एक कैटेगरी, चाहे वो किंगडम हो, फाइलम हो, डिवीज़न हो, क्लास हो, ऑर्डर हो, जीनस हो, ये रिप्रेजेंट करता है एक रैंक को, कैटेगरी को, ग्रुप को, ओके, टैक्सॉन को। All organism including those in plant and animal kingdom have species as lowest category. जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जब उनका क्लासिफिकेशन हम करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो लोएस्ट कैटेगरी होती है वो आपकी होती है स्पीसीज़ की। किसकी होती है? स्पीसीज़ की। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इनको इन वेरियस कैटेगरीज में कैसे रखेंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे। तो बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसके लिए हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स। हमें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के हमें कैरेक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए, वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। और जो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटी अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ऑफ अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो हमें कैरेक्टर्स की नॉलेज होती है, ठीक है, ये हमें किस चीज़ में मदद करती है कि हम उसमें आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज मीन्स समानताएं और भिन्नताएं मीन्स उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, उनमें क्या भिन्नताएं हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में हमें मदद करती है। कौन सी चीज़? जब हमारे पास
बेस होता है, जो हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारे पास कैरेक्टर्स की अगर नॉलेज है उस इंडिविजुअल की, उस ऑर्गेनिज्म की, तो हम उनमें समानताएं और भिन्नताएं, उनमें सिमिलैरिटीज़ क्या, डिसिमिलैरिटीज़ क्या, उनको बहुत आसानी से जज कर सकते हैं और कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर सकते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिज्म सेम काइंड के हों या फिर अदर काइंड के, या फिर दो ऑर्गेनिज्म जो भिन्न है एक दूसरे से या फिर जो सेम है। ठीक है, तो हम उनमें सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ कब पता कर पाएंगे, जब हमें उनकी कैरेक्टर्स की नॉलेज होगी। ओके, एंड मोर अबाउट द कैटेगरीज, हम इनको एक साथ देखते हैं। लेट अस सी, दिस इज़ द हायरार्की। ओके, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। फर्स्ट कैटेगरी इज स्पीसीज, व्हेन वी गो from species to kingdom, okay, common characteristics decreases। जितनी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे सिमिलर होंगी, ठीक है, और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी जो होंगे कॉमन कैरेक्टर्स, वो घटते चले जाएंगे, घटते चले जाएंगे। अगर आप उसको इन्वर्स कर लेंगे तो स्पीसीज़ नीचे आ जाएगी और किंगडम आपका यहाँ पे टॉप में आ जाएगा। तो इस वे में घटते चले जाएंगे। ठीक है, अभी इस वे में डिक्रीज़ हो रहे हैं, अब इस वे में डिक्रीज़ होंगे। ठीक है, अगर आप इसको इन्वर्स कर देंगे, किंगडम हियर, फाइलम हियर, क्लास हियर, ऑर्डर इन सच अ मैनर, देन इट विल गो, कैरेक्टर्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग इन सच अ मैनर, एंड नाउ यू आर कमिंग फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, कॉमन कैरेक्टर्स विल डिक्रीज फ्रॉम अप टू हियर टू हियर। ओके, नाउ स्पीसीज आपकी रिप्रेजेंट करती है लोएस्ट कैटेगरी। ठीक है, क्लासिफिकेशन में किसी ऑर्गेनिज्म को जब हम क्लासीफाई करते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में, दीज आर द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज 7, दीज 7 नाउ आर रिप्रेजेंटिंग अ हायरार्की। ओके, नाउ कम टू द स्पीसीज। स्पीसीज इज द लोएस्ट कैटेगरी, हियर द फंडामेंटल सिमिलरिटीज आर ऑन द हाई पीक, एंड दिस इज द किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी, हियर द कॉमन फीचर्स आर लोएस्ट। ओके, यहाँ पे कॉमन फीचर्स सबसे ज़्यादा कम हो जाते हैं फ्रॉम व्हेन वी कम species to kingdom, or we go from species to kingdom. Okay, स्पीसीज में आपके फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़, इसमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, स्पीसीज होती हैं, स्पीसीज में फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। सपोज हम, वी ऑल आर सैपियंस, होमो इज़ अवर जीनस एंड सैपियंस आवर स्पेसीज, वी ऑल आर सैपियंस। ओके, तो सैपियंस हमारी सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हमारे अंदर, वी कैन जज, हम एक दूसरे को देख के ही जज कर लेंगे कि वी हैव 2 eyes, 2 pair of eyes, legs, ओके, एंड आई हैव लंग्स टू ब्रीथ, यू हैव लंग्स टू, ऐसा तो नहीं मेरे लंग्स के फंक्शन दूसरे आपके लंग्स के फंक्शन। सो बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिमिलैरिटीज़, मतलब बहुत ज़्यादा परसेंटेज में सिमिलैरिटीज़ होती है, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। मेट विथ इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स टू मेक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इसमें क्या होता है, स्पीसीज़ में अपोजिट सेक्स के साथ दे डू मैटिंग एंड मेक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। ओके, मैट विद, आप जीनस क्या है, व्हाट इज जीनस? जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। आप स्पीसीज मिलके, ग्रुप ऑफ स्पीसीज टुगेदर विल मेक अ जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस टुगेदर मेक अ फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली टुगेदर मेक अ ऑर्डर, ग्रुप ऑफ order together make a class, class together make a division, division together make a kingdom. You can see genus, genus है यहाँ पे group of species, group of related species, इन्होंने बनाया जीनस, जीनस ने बनाई फैमिली, फैमिली ने बनाया ऑर्डर, ऑर्डर ने बनाया क्लास, क्लास ने बनाया डिवीज़न, डिवीज़न ने बनाया किंगडम। ओके, so group of, again I am repeating, group of species makes a genus, group of genus makes the family, group of family makes the order, order makes the class, class division, group of division makes the kingdom. Clear? I have explained this hierarchy before explaining the topic species, genus, family, order, class, phylum, so that you could not get confused, because this is little bit tough, okay, to understand. That's why I have explained before. मैंने आपको ये हायरार्की पहले एक्सप्लेन कर दी है. Now to understand
more about the species, genus, family, order, class, phylum, kingdom, you need to understand new points, something new. Understand species, genus, phylum, order, class, and kingdom. We need to understand hierarchy in detail. Okay, first see species. Okay, first this is the classification of kingdom Plantae. This is the classification of the kingdom Animalia. Okay, species, here the fundamental characters are more similar. They will go on decreasing in such a manner. Okay. Species, सोलोनम की स्पीसीज है टुबरोसम, मेलेंजिना, निग्रम. Okay, these three species together represent the genus Solanum. Okay, means species together, group of species together forming the genus. Okay, now Solanum, Petunia, Dhatura, these three genus together forming a family, and that is Solanaceae. Okay, it means Solanum, Petunia and Dhatura belongs to family Solanaceae. Okay, now Solanaceae culti together, both the families together make order Polynomials. Okay, Polynomials and Rosales together make the class Dicot. Dicot and Monocot, both the classes together makes the phylum Angiosperm. Angiosperm and Gymnosperm together make the kingdom Plantae. Okay, in such a manner, group of species represent genus, group of genus representing family, group of family representing order, group of order representing class, group of class representing phylum, group of phylum representing kingdom. Okay, now understood? Here see the kingdom Animalia. Tigris leopardus representing the genus Panthera. Panthera and Felis representing the family Felidae and Canidae. Okay, Felidae and Canidae representing the order Carnivora. Carnivora and Primata representing the class Mammalia. Mammalia, pieces and birds representing the phylum Chordata. Chordata and Porifera representing the phylum Animalia. Okay, see, group of species representing the genus Panthera. Now genus Panthera and Felis representing the family Felidae and Canidae. Canidae and Felidae together, both the family representing order Carnivora. Carnivora and Primata representing the class Mammalia. Mammalia, pieces, birds representing the phylum Chordata. Chordata and Porifera, so on, representing the kingdom Animalia. Okay, here for the plants you can write it as here phylum written, you can write it division. Okay, for the plants, the phylum is for animals. Okay, understood? Now we are going to study the species and all the taxonomic groups one by one. Okay, species. Okay, from the lowest category, we are starting from the lowest category as given in the book. Taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as a species. जिसमें एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है ऑर्गेनिज्म का जिसमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं जो रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज़ को. वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज़ फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस. इनमें इतने डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं कि ईजिली वी कैन डिस्टिंग्विश, वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश. ओके, बहुत क्लोजली रिलेटेड मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं उनमें. ठीक है, लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका, Solanum tuberosum that is potato, Panthera leo that is lion. All these three names, इसमें आपका इंडिका, tuberosum, leo represent the specific epithets. इसमें ये जो आपका क्या है, इंडिका है और tuberosum और leo as I already explained, यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका
specific epithets कोई, all these are species. While the first word, ये जो first word है आपके Mangifera, Solanum and Panthera, all these are the genus. While the first word Mangifera, Solanum and Panthera genera and represent another higher level of taxon और category. ये another higher level को represent करता है जिसमें आपके कौन कौन characters थोड़े से कम हो जाएंगे. That is genus. Each genus may have one or more than one specific epithets representing different organism but having morphological similarities. Okay, now you need to understand this line. Each genus may have one or more than one specific epithets representing different organism but having एक जीनस की, इट मीन्स एक जीनस की एक या एक से ज़्यादा स्पीसीज हो सकती हैं. ठीक है, इसमें आप फॉर एग्जांपल देखिए, आप पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस एंड सोलनम includes species like Nigrium and Melongena. Okay, human beings belongs to the species Sapiens, which is grouped in the genus Homo. The scientific name thus for human being is written as Homo sapiens. एक जीनस की एक या एक से ज़्यादा स्पीसीज होती है. एक का एग्जाम्पल है आपका होमो सैपियंस. ठीक है, होमो सैपियन ह्यूमन बींग्स इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल स्पीसीज. जीनस हैविंग सिंगल जीनस है, इसमें आपका होमो एंड स्पीसीज है आपका सैपियंस. होमो की एक ही स्पीसीज है, दैट इज सैपियंस. ओके, इट मीन्स ये जो जीनस है होमो, इट हैज़ अ सिंगल स्पीसीज दैट इज सैपियंस. और जो आपका अदर एग्जाम्पल है आपका पैंथेरा, पैंथेरा की आपकी 3 स्पीसीज हैं, लियो, पार्डस और टेग्रीज. ओके, 3 स्पीसीज हैं आपकी पैंथेरा की, 3 स्पीसीज हैं आपकी पैंथेरा की. तो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है. जैसे आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं सोलनम में. ठीक है, उसकी कितनी स्पीसीज है, निग्रियम, मेलोंजिना. ठीक है, बट ह्यूमन बींग की आपकी सिंगल स्पीसीज है, दैट इज सैपियंस. टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है आपकी जीनस. जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन in comparison to species to other genera. Now understand this line. Genus comprises a group of related species. ये किसको comprise करता है? Group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. We can say that genera are aggregates of closely related species. Okay, you take example. इस लाइन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. टेक एग्जांपल. सपोज आपकी ये जीनस है एक. ठीक है, ये आपकी सेकेंड जीनस है. ठीक है, इस जीनस के अंदर है आपकी स्पीसीज ए, बी एंड सी. ये आपकी जीनस है टी, ये आपकी जीनस है एम. ओके, इस जीनस को रिप्रेजेंट कर रही हैं 3 स्पीसीज ए, बी, सी. और ये जो आपकी नेक्स्ट जीनस है, इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं स्पीसीज ए डैश, बी डैश और सी डैश. ओके, अब आप मुझे ये बताइए कि ए और सी में ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी या फिर ए और ए डैश में ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी. ए और सी में ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी या फिर ए और ए डैश में ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी. ऑब्वियसली ए और सी में, जो एक ही जीनस के स्पीसीज़ हैं. क्लियर? सिमिलैरिटीज़ इसमें ज़्यादा होंगी ना कि इसमें और इसमें. ग्रुप ऑफ लेटर्स में विच हैज़ मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन द कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा. एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज. दीज आर द एग्रीगेट्स. ये समुच्चय हैं किसके? रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के. यू टेक एग्जांपल ऑफ जीनस पोटैटो एंड ब्रिंजल आर 3 डिफरेंट स्पीसीज. पोटैटो, ब्रिंजल आर 3 डिफरेंट स्पीसीज बट ऑल बिलोंग टू द जीनस सोलनम. लेकिन किस जीनस से बिलोंग करती हैं? सोलनम से. लायन, यू टेक एग्जांपल ऑफ लायन.
पैंथेरा लियो, leopard that is Panthera pardus, and tiger that is Panthera tigris. All three belongs to the genus Panthera. Leo, pardus and tigris, I have already explained, belongs to the genus Panthera. With several common features, are all the species of genus Panthera. This genus differs from another genus Felis which includes cats. अब ये जीनस तो ऑब्वियसली डिफ़र करेगा किससे, जीनस फैलिस से, जो इंक्लूड करता है किसको, कैट्स को. नाउ कम टू द थर्ड taxonomical category. Next higher category. The next category is family. Family has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे आप हायर लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप जाएंगे तो ऑर्डर में, उस ऑर्डर में क्या होगा, सिमिलैरिटीज़ जो होंगी वो लेस होती जाएंगी, समानताएं कम होती जाएंगी. ठीक है. आप जीनस और स्पीसीज से जो कैरेक्टर स्पीसीज में थे वो जीनस में कम, जीनस में थे वो और कम हो फैमिलीज़ में. ठीक है. फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज. फैमिलीज़ को हम कैरेक्टराइज करते हैं वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स दोनों पे. ठीक है. प्लांट स्पीसीज़ के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं फैमिलीज़ को. अमंग प्लांट्स, फॉर एग्जांपल, टेक एग्जांपल, 3 डिफरेंट जेनेरा सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली. इनको किस में रखा गया है, सोलोनेसी में. अमंग एनिमल्स, फॉर एग्जांपल जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लिपर्ड इज पुटिंग अलॉन्ग विद द जीनस. ओके. नाउ फैलिस, कैट इन अ फैमिलीज में रखा गया फैलिडे में. सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ कैट एंड डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज़ एंड सम डिफरेंस एज वेल. ऑब्वियसली अगर आप कैट और डॉग को देखें तो आपको उसमें कुछ समानताएं भी मिलेंगी उनमें और कुछ भिन्नताएं भी मिलेंगी. दे आर सेपरेटेड, इसलिए उनको किस में सेपरेट किया गया है, इन द 2 डिफरेंट फैमिलीज, फैलिडी एंड कैनिडी. नाउ नेक्स्ट हाईएस्ट कैटेगरी इज order. You have seen earlier that categories like species, genus and families are based on the number of similar characters. इनमें similar characters बहुत ज़्यादा थे. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. Order being a higher category is the assemblage of families which exhibits a few similar characters. As I told you earlier कि group of families, assemblage of families makes the order, that is your higher category. और आप जैसी कैटेगरीज में ऊपर जाते जाएंगे तो आपकी few similar characters हो जाएंगे, मीन्स common characters जो हैं वो कम होते जाएंगे. The similar characters are less in number as compared to the different genera including family. कम हो जाएंगे. प्लांट फैमिलीज लाइक कन्वल्वेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर. पॉलिनोमियल्स मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स पे बेस्ड होते हैं. द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली लाइक फेलिडे एंड कैनिडी. आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द टेबल दीज थिंग्स. ओके. नेक्स्ट ऑर्डर इज द क्लास. दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स. ये द ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स मेक्स द class. For example, order Primata comprising monkey, gorilla, gibbon is gibbon sorry, again come to the point. Like this category includes the order. For example, order Primata comprising monkey, gorilla, gibbon is placed in the class Mammalia along with order Carnivora that includes animals like tiger, cat and dog. Okay. इनको किस क्लास में रखा गया है, ऑर्डर प्रिमाटा, जिसमें आपके मंकी आते हैं, गोरिल्ला आते हैं, उनको किस क्लास में रखा गया है, दे आर प्लेस्ड इन द क्लास मैमेलिया
अलॉन्ग विथ आपका जो ऑर्डर कार्निवोरा है, that includes animals like tiger, cat and dog. Class Mammalia has other orders also. I have explained in this thing in the table which I have described before. You can see that part. Now phylum. Phylum is next highest category after the class. Classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum. आपकी next higher category कौन सी है? Class, group of class together comprises the phylum. All these based on common features like presence of notochord. इसमें हम लोग common features कौन कौन से लेते हैं? Presence of notochord, dorsal hollow neural system लेते हैं, are included in the phylum Chordata. In the case of plants में classes with few similar characters are assigned to higher category called division. इसमें हम लोग higher category कौन सी लेके चलते हैं? As I told you, division. Now your highest category is the kingdom. All animals belonging to the various phyla are assigned to the highest category called kingdom. जितने भी animals हैं, animals belonging to the phyla are assigned to a highest category called kingdom. Animalia in the classification system of animals. Kingdom Plantae में आपको कौन सा kingdom? That is Plantae. On the other hand is the distinct and comprises all plants from the various division. This is the higher taxonomic category and division of plants and animals. Henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdom. Okay, the taxonomic category from species to kingdom have been shown in ascending order starting with the species. मैंने आपको पहले ही बताया ये ascending order में रहते हैं. फ्रॉम स्पीसीज़ टू किंगडम. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स कैटेगरीज आपकी नीचे से ऊपर जाते हो तो कम होती जाती हैं. ठीक है, स्पीसीज़, जीनस, ऐसे आपकी अप टू लास्ट दैट इज़ किंगडम आपकी कम होती जाती हैं. ठीक है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर स्टार्टिंग में स्पीसीज़ फिगर में शो किया बुक में. दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज. हाउएवर टेक्सोनॉमिस्ट हैव ऑल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज इन दिस हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा. हालांकि आपकी ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं, बिग कैटेगरीज़ हैं, इनकी सब कैटेगरीज़ भी होती हैं, बट ताकि स्टडी और भी सुविधाजनक हो सके. ठीक है, इनके सब टैक्सास भी होते हैं, सब टैक्सा भी होते हैं, बट दीज आर द मेन कैटेगरीज. ओके, look at a hierarchy that is given in the figure. I'll show you. Can you recall the basis of arrangement? Say for example, as we go higher from species to kingdom, the number of common characters goes on decreasing. Lower the taxa, more the characteristics that the members within the taxon share. टैक्सा आपका जितना लोवेस्ट होगा उनके मेंबर्स उतने ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करेंगे, उनके अंदर उतनी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. हायर द कैटेगरी, जितनी कैटेगरी आपकी हायर होगी ग्रेटर इज़ द डिफ़िकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टैक्सा. उतनी एट द सेम लेवल, उसी सेम लेवल पे उतनी ही डिफ़िकल्टी होगी रिलेशनशिप को डिटरमाइन करने में जितनी कैटेगरी आपकी हाई. किंगडम ले लीजिए, किंगडम से आप स्पीसीज़. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफरेंस करके देखिए, यू विल फाइंड वेरी लेस % ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स. ओके, एंड देयर विल बी मोर डिफ़िकल्टी एट दैट टाइम टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म. ओके, स्पीसीज़ आप ले लीजिए, यूजुअली यू कैन रिकॉग्नाइज द कैरेक्टर्स, देयर विल बी मोर फंडामेंटल कैरेक्टर्स. क्लासिफिकेशन ईजी होगा वहाँ पे, लेकिन कैटेगरी जैसे हाई होती जाएगी डिफ़िकल्टी आपकी रिलेशनशिप्स में बढ़ती जाएगी. Hence the problem of classification becomes more complex as we go from down to up. Classification becomes more complex. Classification is the complex process, yeah. Or classification is the complex process. Is not the easy. Okay. See, this is the table which is given in your book, in your NCERT book. Kingdom is not shown here. Kingdom, then phylum, then class, then order, then family, genus, species. From species to genus. Here the fundamental similarities are more. Decrease, then again decrease, then again decrease, then again decrease, then again division after that. Kingdom, the highest category here. You can write it here, kingdom. Okay, these are the
hierarchy. Okay, taxonomic hierarchy. This is taxonomic hierarchy. If we come from bottom to down, similarities will increase, and if we will go from down to up, they will decrease. Now we will study the table 1.1 which is given in your NCERT book. Organism with different taxonomic category. आप कॉमन नेम्स यहाँ पे दिए हुए हैं. किसके कॉमन नेम्स? वी हैव टू स्टडी द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो एंड वीट. फर्स्ट विल टेक मैन. बायोलॉजिकल नेम ऑफ द मैन इज होमो सैपियंस, वेयर जीनस इज होमो. ओके, जीनस इज होमो, species is sapien. Okay, genus is homo, species is sapien, and family is hominidae. Order is primata, class is mammalia, and phylum is chordata. Housefly, biological name is Musca domestica, genus is Musca, species is Domestica, and family is Muscidae. Order is Diptera, and class is Insecta, phylum is Orthopoda. Now mango, Mangifera indica, genus is Mangifera, species is Indica, family is Anarchaceae. Order is Sependales, Dicotyledone, and phylum is Angiospermae. And now come to the wheat. Biological name is Triticum aestivum, genus is Triticum, and aestivum is species. Family is Poaceae. Order is Poace. Class is Cotyledon, and phylum, can say division is Angiospermae. Okay, here in mango and wheat you have to keep in mind that division is Angiospermae, and mango dicotyledon and monocotyledon. Two seeds, single seed. Order Sependales and family is Anarchaceae and Poaceae. Okay, genus here Homo, Musca, Mangifera, Triticum. Family Hominidae, Muscidae, Anarchaceae, Poaceae, Primata, Diptera, Sependales, Poace. Class Mammalia, Insecta, Dicotyledone, Monocotyledone. Phylum and division Chordata. Orthopoda, division is Angiospermae. The chapter has been completed. So if you want to study the chapter, I have divided the chapter in the 4 parts. I will provide a single video of this chapter also, because my videos are not clear. जो मेरे first 2 videos हैं chapter के, वो थोड़े blur हैं, they are not clear. So I am providing these chapter. I am providing the videos of the chapter again. I'll try to provide you better video as much as possible. Thank you everyone. If you are liking my videos, please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you everyone. Thank you.